नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विथ डॉक्टर अजय झा में। मित्रों, लॉकडाउन का समय है, स्कूल बंद है, लेकिन पढ़ाई चालू है। इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं प्ले एंड लर्न क्विज क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी कंटेम्पररी इंडिया पार्ट 2 यानी कि समकालीन भारत भाग 2 से। जैसा कि आपको पता है कि 2019-20 के सेशन से सीबीएसई ने एक 20 नंबर का नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें 20 नंबर का ओटीक्यू या एमसीक्यू सवाल पूछे जाते हैं। तो उन सवालों को एक जगह इकट्ठा करके इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर वाइज मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस प्लेलिस्ट को अगर आपने अच्छी तरह से खेल लिया और सीख लिया तो सारे सवाल इसी में से बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। इस खेल का नाम है खेलो 2020। और खेल शुरू करने से पहले इसके कुछ नियम फटाफट जान लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चे अपना पेन और पेपर लेकर के सामने बैठें। इससे आगे आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न को 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। इसके लिए टाइमर दिया गया है। टाइमर के अनुसार आप अपने आंसर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जब आपने पूरे 20 क्वेश्चन के सवाल रिकॉर्ड कर लिए तो इस वीडियो के लास्ट में इन सारे प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए हैं, उससे आप मैच कर लीजिए अपने आंसर। यदि आपका स्कोर 16 या उससे ज्यादा है तो आपकी तैयारी एक्सेलेंट है। अगर आपका स्कोर 11 से 15 के बीच है तो आपकी तैयारी वेरी गुड है। अगर आपका स्कोर 6 से 10 के बीच में है तो आपकी तैयारी गुड है, यानी कि अच्छी है। और यदि आपका स्कोर 5 या उससे कम है तो आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं ये खेल रिसोर्स एंड डेवलपमेंट संसाधन एवं विकास चैप्टर से। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as what? कोई भी चीज जो हमारे वातावरण में मौजूद है, जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, केवल उसके साथ 3 शर्त जुड़ी हुई है। हमारे पास उसके लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? ए सेवा या सर्विस, बी उत्पादन या प्रोडक्शन, सी संसाधन या रिसोर्स, डी कच्चा माल या रॉ मटेरियल। आपका समय शुरू होता है अब। आशा है आपने अपना आंसर रिकॉर्ड कर लिया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। नेम द रिसोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, लाइवस्टॉक एटसेट्रा। कोई भी चीज जो सजीव है, जैसे इंसान है या जानवर है या पेड़ पौधे हैं, मछली है, हमारे लाइव स्टॉक्स हैं, कैटल है, तो इनको हम किस तरह का संसाधन मानेंगे? बायोटिक रिसोर्स जैव संसाधन, एबायोटिक रिसोर्स अजैव संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्स नवीकरण संसाधन, या फिर स्टॉक यानी कि भंडार। और आपका समय शुरू होता है अब। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 के ऊपर। लैंड within the political boundaries and oceanic area up to which distance from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation। आपकी जो अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री है, वहां से अगर आप समुद्र की तरफ जाएं तो कितनी डिस्टेंस तक
कितनी दूरी तक, जो कोस्ट से समुद्र के अंदर कितने डिस्टेंस तक का जो एरिया है उसको टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, और उसके अंदर जो रिसोर्सेस होती हैं वो आपके देश का होता है। तो डिस्टेंस आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए 10 नॉटिकल माइल्स, बी 11 नॉटिकल माइल्स, सी 12 नॉटिकल माइल्स और डी 13 नॉटिकल माइल्स। आपका समय शुरू होता है अब। आशा है आपने अपने आंसर रिकॉर्ड कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। The oceanic resource beyond what distance of the exclusive economic zone belongs to open ocean and no individual country can utilize this without the concurrence of international institutions. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से कितनी दूरी तक समुद्र में हम जाएं तो उसके बाद का जो पानी होता है उसको हम इंटरनेशनल वाटर कहते हैं। और इंटरनेशनल वाटर के अंदर जो भी रिसोर्सेस मौजूद होती हैं, अगर उनका दोहन आप करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ती है। तो डिस्टेंस कितना है वो आपको बताना है। ए बियॉन्ड 100 नॉटिकल माइल्स, B beyond 200 nautical miles, C beyond 300 nautical miles, D beyond 400 nautical miles। और आपका समय शुरू होता है ये। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to assess it। इनको हम क्या कहेंगे? हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमारी जरूरतों को तो पूरा कर सकती हैं, पर हमारे पास उसके लिए उचित टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि हम उनको उपयोग कर सकें। तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे? बायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स या फिर स्टॉक। और आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर रिकॉर्ड कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए। Where did more than 100 heads of states meet in Brazil in 1992 for the first International Earth Summit? 1992 में जून के महीने में 100 से ज्यादा देशों के हेड्स ऑफ स्टेट्स यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ब्राजील के एक शहर में मिले थे, जहां पर पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था। तो उस शहर का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए रियो डी जेनेरो, बी न्यू दिल्ली, सी लंदन और डी पेरिस। आपका समय शुरू होता है अब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 7। नेम द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट व्हिच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरो, ब्राजील। 1992 ईस्वी में यूएनसीईडी के तहत दुनिया भर के लीडर्स ने जो एक डिक्लेरेशन साइन किया था ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में, उसका नाम क्या था? एजेंडा 20, एजेंडा 21, एजेंडा 22 या फिर एजेंडा 23। और आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न 8 देखिए। Who said there is enough for everybody's need and not for anybody's greed? ये जो वाक्य है, किसने कहा कि इस दुनिया में जो रिसोर्सेस हैं वो सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो काफी हैं, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। यह सेंटेंस किसका है? उस विभूति का नाम आपको बताना है। और आपके पास ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी राजेंद्र प्रसाद। आपका समय शुरू होता है अब।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9। कल्चरेबल वेस्टलैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर हाउ मेनी एग्रीकल्चरल ईयर्स। कल्चरेबल वेस्टलैंड को अगर हम बिना खेती के लिए छोड़ देते हैं तो कितने सालों के लिए छोड़ देते हैं कि उसे कल्चरेबल वेस्टलैंड कहेंगे। और आपके ऑप्शंस हैं 1 वर्ष से ज्यादा, 2 वर्ष से ज्यादा, 5 वर्ष से ज्यादा या फिर 7 वर्ष से ज्यादा। और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ये इस चैप्टर में भी दिया हुआ है और आपने क्लास 9th के पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का जवाब देना बहुत आसान होगा आपके लिए। आपके ऑप्शंस हैं 2.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 4.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 6.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या फिर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और आपका समय शुरू होता है अब। बहुत अच्छे दोस्तों, 11वां सवाल आपके स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, what percentage of geographical area should be forest area in the country। यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के हिसाब से हमारे देश में कितने क्षेत्र में होना चाहिए वन का क्षेत्र कितना होना चाहिए। और आपका ऑप्शंस है 33%, 22%, 32% या फिर 20%। और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पे और बहुत ही सिंपल सवाल है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इस दुनिया में पाए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण प्राकृतिक संसाधन का नाम आपको बताना है। कोल यानी कि कोयला, आयरन यानी कि लोहा, सॉइल यानी कि मिट्टी या रेन यानी कि वृष्टि। बहुत ही सावधानी के साथ खेलिएगा दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है, विच सॉइल कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये 4 मिट्टी के प्रकार आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि किस मिट्टी में सैंड भी होता है, सिल्ट भी होता है और क्ले भी होता है। और आपके ऑप्शंस हैं एल्यूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा, ब्लैक सॉइल यानी कि काली मृदा, लेटेराइट सॉइल या फिर फॉरेस्ट सॉइल यानी कि वन मृदा। और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने अब। ब्लैक सॉइल इज नोन बाय विच अदर नेम। जो काली मिट्टी होती है ना, इसको एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, ये दूसरा नाम क्या है। और आपके ऑप्शंस हैं बांगर, खादर, ह्यूमस या फिर रेगुर। इसमें से सही उत्तर आपको चुनना है। आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न संख्या 15 देखिए, ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग ऑफ विच क्रॉप। ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है किस तरह के क्रॉप यानी कि अनाज को या फसल को उपजाने के लिए। और आपके ऑप्शंस हैं वीट यानी कि गेहूं, कॉटन यानी कि कपास, पैडी यानी धान या फिर जूट। और आपका समय शुरू होता है ये। सोलहवां सवाल आपके स्क्रीन पे, Which
विच सॉइल इज जनरली पुअर इन फॉस्फेरिक कंटेंट। ये जो 4 तरह की मृदा आपके सामने लिखी हुई है, इनमें कौन सा ऐसा सॉइल है, कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें फॉस्फेरिक कंटेंट बहुत ही कम होता है। पहला ऑप्शन है एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा, बी ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा, सी लेटराइट सॉइल या फिर डी फॉरेस्ट सॉइल वन मृदा। और ये रहा आपका समय। 17वां सवाल आपके स्क्रीन पे। Which soil develops on crystalline igneous rock in the area of low rainfall in eastern and southern part of Deccan Plateau? दक्षिण भारत में जो दक्कन का पठार है, उसके ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में जहां पर कम बारिश होती है, वहां क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक में किस तरह का सॉइल बनता है। और आपके ऑप्शंस हैं रेड सॉइल लाल मृदा, एल्यूवियल सॉइल जलोढ़ मृदा, ब्लैक सॉइल काली मृदा या फिर लेटेराइट सॉइल। और आपका समय शुरू होता है अब। अब आपके स्क्रीन पे 18वां सवाल। नेम द सॉइल विच इज मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैस्यू नट। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी मृदा ऐसी है, कौन सी मिट्टी ऐसी है जो कैस्यू नट यानी कि काजू के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। रेड सॉइल लाल मृदा, एल्यूवियल सॉइल जलोढ़ मृदा, ब्लैक सॉइल काली मृदा या फिर लेटेराइट सॉइल। और आपका समय ये रहा। उन्नीसवां सवाल आपकी स्क्रीन पे। Which soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainforests are available? ये 4 तरह की मिट्टी आपके सामने है। आपको बताना है कि हिली इलाके में और माउंटेनियस एरियाज में जहां पर पहाड़ हैं या पहाड़ियां हैं, वहां पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वहां पर फॉरेस्ट भी उपलब्ध होते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ए एल्यूवियल सॉइल जलोढ़ मृदा, बी ब्लैक सॉइल काली मृदा, सी लेटेराइट सॉइल लेटेराइट मृदा या फिर फॉरेस्ट सॉइल वन मृदा। और आपका सवाल का समय शुरू होता है अब। और लीजिए दोस्तों, खेलो 2020 के 20वें सवाल पे हम लोग पहुंच गए हैं। और सवाल है प्लॉइंग अलोंग द कंटूर लाइंस कैन डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड व्हाट। अगर आप कंटूर लाइंस पे, जनरली ये पहाड़ी इलाके में की जाती है कि कंटूर लाइंस पे अगर आप खेती करेंगे तो इससे पानी जब ऊपर से नीचे आता है तो मिट्टी का क्षरण नहीं होता है। तो इस तरह से जो प्लॉइंग, जो खेती की जाती है, जो हल चलाया जाता है कंटूर लाइंस के साथ, उसको क्या कहते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं कंटूर प्लॉइंग समोच्च जुताई, टेरेस कल्टीवेशन सोपान कृषि, सी स्ट्रिप फार्मिंग पट्टी कृषि या फिर डी शेल्टर बेल्ट्स रक्षक मेखला। और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, आशा है कि आपने पूरा कर लिया होगा अपने सारे सवालों के आंसर निश्चित समय के अंदर। और अब समय है आपको अपना उत्तर मिलाने का। तो यहां आपको 1 से लेकर के 20 तक के आंसर्स दिए हुए हैं। अपने उत्तर को मैच कीजिए और देखिए कि आपने कितना स्कोर किया है। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो खेलो 2020 पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने सुझाव जरूर दें कि आगे किस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करेंगे। हम उसी तरह का शैक्षणिक वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।